शुभ संध्या सभी को। राधे राधे, जय श्री महाकाल। आ जाइए सभी, स्वागत है सभी का। मैं नीलेश परिदार आपका इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लीजिए प्रभु का नाम और आज की कक्षा करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए। वन रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक की जो हमने यज्ञ स्टार्ट किया है उसमें आहुतियाँ देते देते हमको बहुत समय हो चुका है ना। और आगे हम यही आहुतियाँ चलती रहेगी जब तक कि आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, ठीक है। हम इसका समापन आपकी एग्जाम तक करेंगे, ठीक है। चलिए, हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, मिक्स प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, स्वागत है सभी का। राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज का पहला प्रश्न आपके सामने। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? भयो सरित पति सलिल पति अरु रतनन की खानी, कहा बड़ाई समुद्र की जूपे न पीवत पानी। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। बताइए इन चारों में से कौन सा अलंकार है यहाँ पे? भयो सरित पति सलिल पति अरु रतनन की खानी, कहा बड़ाई समुद्र की जू पे न पीवत पानी। बताइए। देखो, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पे किसी का की तुलना या उपमेय उपमान पे आरोप कर देते हैं। उपमेय का उपमान पर आरोप, ठीक है। उपमान, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसके समान बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर देते हैं कि चंद्र ही मुख है, तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा नहीं, तुम्हारा मुख ही क्या है? चांद है ना। वहां पे उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, चंद्र मुख, बस तुम्हारा मुखड़ा ही क्या है? चांद है। वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार पे यहाँ पे ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? जहाँ पे जनहु, मनहु, मनु, जनु, मानो, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। उसके समान बताने की कोशिश की जाती है। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आते हैं, ठीक है। अब बात आती है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार मतलब अन्य के द्वारा कही गई उक्ति, अन्य के द्वारा कही गई उक्ति अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को आपको किसी को बोलना है, वे तू अच्छा काम नहीं करता है, तो मैं दूसरे सामने लोग, तू तो अच्छा काम कर लिया कर यार कम से कम, है ना। सुनाना इसको है, लेकिन हम इसके द्वारा उस तक बात पहुंचाते हैं, वहां पे ये होता है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। भयो सरित पति सलिल पति अरु रतनन की खानी। देखो, ये समुद्र की तुलना, समुद्र के बारे में बात करें, समुद्र कितना विशाल है ना। मतलब सरित मतलब बहुत सारी नदियों का उसमें समागम होता है, बहुत बड़ा है, विशाल है समुद्र। लेकिन उसमें रत्नन की खानी, रत्नन भी उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ बड़ाई समुद्र की जू पे न पीवत पानी। मतलब तुम कितने भी विशाल, कितने भी बड़े हो जाओ, है ना, तुम्हारा अगर समुद्र का पानी तुम नहीं पी सकते, खारा रहता है, पानी नहीं पी सकते, तो फिर क्या मतलब का, है ना। मतलब वो कोई किसी व्यक्ति को इंडिकेट करके वो समुद्र के बारे में बोल रहे हैं, है ना। या व्यक्ति को बोलना चाहता है, समुद्र को बोले समुद्र भले कितना बड़ा है लेकिन उसका पानी हम पी नहीं सकते, मतलब आप भी तुम कितने ही महान हो, है ना। आदमी को सुनाना है लेकिन समुद्र का उदाहरण देके अन्य के द्वारा उक्ति, है ना। समझ में आ रहा है ना कि समुद्र को हम बीच में माध्यम रख रहे हैं और हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि भैया
तू कितना बड़ा हो जाए, कितना विशाल हो जाए, लेकिन तू अगर सही काम पे नहीं आया है ना, टाइम पे तेरा काम नहीं हमको मिला, तो फिर कोई मतलब का नहीं। जैसे समुद्र भी कितना बड़ा है, पढ़ाई क्या करे, समुद्र भी कितना बड़ा है, लेकिन तुम उसका पानी नहीं पी सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार। तो पहले का डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए सेकंड का, निम्नलिखित में से चाटुकार का विलोम शब्द क्या होगा। चाटुकार का विलोम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, है ना, विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। उतार, चर्चित, स्वाभिमानी, चित्रा। बताइए चाटुकार का विलोम शब्द क्या होगा। चाटुकार का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। पहले सबसे पहले पता होना चाहिए चाटुकार का मतलब क्या होता है। चाटुकार का मतलब चापलूसी करने वाला, चापलूसी करने वाला, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने वाला, दूसरों की प्रशंसा करने वाला, वो चाटुकार होता है ना। अब बताइए इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उतार, चर्चित, स्वाभिमानी, चित्रा। हम्म, स्वाभिमानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वाभिमानी मतलब क्या होता है, जिसे चापलूसी करना पसंद नहीं हो, आत्मसम्मान प्यारा हो, जिसके क्या हो, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान या आत्मसम्मान प्यारा हो, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, दूसरों की चापलूसी न करे, है ना, दूसरों की न करे, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चाटुकार का विलोम स्वाभिमानी होता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का सही उदाहरण नहीं है। करण कारक का सही उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मनवा के छोड़ना। धीरे से बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। नियत समय पर काम करो और उसका मीठा फल खाओ। करण कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसका चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, इसके द्वारा हम पहचानते हैं। ठीक है, या तो से होगा या उसके अर्थ में के द्वारा आना चाहिए। ठीक है, कि उसके द्वारा रचित, इसके द्वारा लखित, जो भी हो। जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। जहां भी रहो, कहाँ रहो, कोई स्थान को बता रहे हैं ना, जहां रहो, जहां पर भी रहो, है ना, जहां पर भी रहो, हमको पर लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे किसी स्थान के बारे में बता रहा है। जहां पर भी रहो, है ना, किसी स्थान पे रहोगे क्या, हवा में उड़ते रहोगे, नहीं, किसी स्थान पे रहेंगे। जहां पर भी रहो, तो पर आया ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जहां पे मैं और पर आता है वहां पे क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण कारक। अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मनवा के आना। अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव मनवा के आना। बताइए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न ही दे रखा है, सॉरी, नहीं बताना है हमको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का नहीं है, तो भैया ए ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अधिकरण कारक है। बाकी देखो, जब अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मतलब से आया, के द्वारा, लोगों के द्वारा मनवा कराना, तो यहाँ पे क्या है, करण कारक है, हाँ है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको नहीं चाहिए था ना, सॉरी, माफ करिएगा, है ना। चलिए, धीरे से बोलो, दीवार के भी कान, किससे बोलो, धीरे से बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। ठीक है, से आया यहाँ पे, ये भी हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। नियत समय पर काम करो और उसका मीठा फल खाओ। ठीक है, नियत समय पर काम करो और उसका मीठा फल खाओ।
ठीक है, तो समय पर काम करना एक साधन होता है, समय पे काम करो। देखो यहाँ पर आया तो आप पर लगा के ऐसा नहीं बोलोगे भैया अधिकरण का रखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियत समय पर, मतलब समय के द्वारा काम करो, समय पर करो, तो वो समय के द्वारा साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यह समय क्या हो रहा है, किसी साधन के रूप में, साधन के रूप में जहां पर प्रयोग होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा करण कारक ही होता है। हाँ, तो ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं भाई, कुछ नहीं पढ़ती, पल्ले नहीं पड़ती कुछ। बताओ इसमें कुछ, किसी में क्या, कहाँ विभक्ति चिन्ह देखने जाओगे? हम्म, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से शब्द युग्म अभिहित अभिहत के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अभिहित अभिहत के सही अर्थ भेद का चयन करना है। शब्द युग्म क्या होते हैं, वे शब्द जो साथ साथ चलते हैं और इसके उच्चारण भी समान होते हैं लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। अभिहित अभिहत के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अजीर आंगन, अली भोरा, अर्जन संग्रह, पीटा गया या पुकारा गया। अभिहित अभिहत बताइए। अभिहित, और एक बताना है हमको अभिहत। बताइए इन शब्द युग्म का अर्थ क्या क्या हो सकता है, इसमें अभिहत हित का बताना है, उसमें अभिहत का बताना है। यहाँ पे उल्टा देख रखा है कुछ, है ना। अजीर आंगन नहीं होता है। अली, अली का अर्थ होता है भोरा, है ना। अर्जन का मतलब होता है भोर, संग्रह। अली का अर्थ होता है भोरा, अजीर मतलब आंगन होता है। लेकिन पीटा गया पुकारा गया, ये देखो थोड़ा सा अलग है। अभिहित मतलब होता है पुकारा गया, ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग लिखा हुआ है। और अभिहित होता है पीटा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, डी फॉर डब्ल्यू, पीटा गया और पुकारा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जोशीला, दीक्षा, निर्विवाद, आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता साथिया हो, तूने कोई जादू सा किया था। बताइए, जोशीला, दीक्षा, निर्विवाद, आहिस्ता, इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ठीक है, जोशीला, ये जो शीला, छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की आना चाहिए। और होता है कौन सी, दीक्षा, तो भैया दीक्षा कैसे लिखते हैं बताइए, आप लिख के बताइए। छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की मात्रा होती है? दीक्षा में छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा आएगी, बताइए जल्दी। ये गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है। दीक्षा, ठीक है, ये होगा सही। निर्विवाद, तो निर्विवाद, ये होता है सही। आहिस्ता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आहिस्ता। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, आहिस्ता। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से ओम किस स्वर का उच्चारण है? ओम किस स्वर का उच्चारण है? ओम, ओ उम, किस स्वर का उच्चारण है? ओ उम, ओम, बताइए। अल्प स्वर है, मध्य स्वर है, प्लुत स्वर है, अल्प एवं दीर्घ दोनों स्वर है, बताइए। अल्प स्वर, मध्य स्वर,
लुप्त स्वर, अल्प एवं दीर्घ स्वर। ओम, ओम, बताइए। ओम राम। ठीक है, जहां पे लघु और दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है वो हमारा क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। क्या होता है, प्लुप्त स्वर। और ये हमारा क्या है, प्लुप्त स्वर है। हाँ, किसी को संबोधित करने, किसी को पुकारने, नाटकों के संवाद में इनका प्रयोग होता था, लेकिन अब आजकल इनका प्रयोग होना बहुत ही कम हो गया है ना। हरे राम, हे सीते, ओम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। वाक्य, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यहाँ पे देखना भैया, वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, निम्न में से किस काल का उदाहरण है। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल का, या हेतु हेतु मद भूतकाल का, या आसन्न भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल। बताइए। बताइए। यदि वर्षा होती, कब, पहले की बात, वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वर्षा, यदि वर्षा होगी तो खेती नहीं सूखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भविष्य काल आप लगा नहीं सकते हो ना, भविष्य काल की बात नहीं है, ये बात है भूतकाल की बात है ना। भूतकाल, ये वर्तमान काल भी छोड़ो, भूतकाल, आसन्न भूतकाल मतलब अभी जो काम संपन्न हुआ, अभी जस्ट मैं पढ़ा कर आया हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। कैसे, एक बात दूसरी बात पर निर्भर है। भैया वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, कब, भूतकाल में, भूतकाल में नहीं सूखती, हाँ, तो हेतु हेतु मद भूतकाल भी इसका राइट आंसर होगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा मक्खी नाक पर न बैठने देना का क्या अर्थ है। मक्खी नाक पर न बैठने देने का क्या अर्थ है, बताइए। मक्खी नाक पर न बैठने देना, एहसास न रखना, बहुत थकना, जी खोल कर बात करना, तकादा कर कर परेशान करना। बताइए। मक्खी नाक पर न बैठने देना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। मक्खी नाक पर भी नहीं बैठने दे रहा है, इतने अभी परेशान कर रहा है ना। मक्खी को परेशान कर रहा है, नाक पे नहीं बैठने दे रहा हूँ मक्खी को, है ना। हाँ, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकादा कर कर परेशान करना, मक्खी नाक पर न बैठने देना। चलिए, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है ना। आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है। आसन्न भूतकाल मतलब अभी फिलहाल काम हो चुका है, आप खत्म हुआ है वो, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, शायद वह कल चला जाए, आदित्य चित्र बना रहा होगा, छत पर पक्षी उड़ रहे हैं। बताइए इन चारों में से आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण क्या होगा। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, शायद वह कल चला जाए, आदित्य चित्र बना रहा होगा, छत पर पक्षी उड़ रहे हैं। देखो,
छत पर पक्षी उड़ रहे हैं। अभी का काम है, अभी बोल रहा हूं मैं, छत पर पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, तो ये वर्तमान काल की बात है। लेकिन वर्तमान काल में भी उड़ रहे हैं, अभी वो काम उड़ना बंद नहीं किया उन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। आदित्य चित्र बना रहा होगा, गा की बात हुई, गा की क्या होता है, भविष्य काल, है ना, भविष्य काल होगा। लेकिन उस टाइम पे वो संभावना बता रहे कि आदित्य चित्र बना रहा होगा, संभाव्य भविष्य काल। शायद वह कल जाए, शायद वह कल जाए, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जाए मतलब भविष्य काल, जाए मतलब क्या होगा, भविष्य काल। और कौन सा भविष्य काल, संभाव्य, है ना, संभाव्य भविष्य काल। शायद वह कल जाए, भविष्य है, ये शायद का प्रयोग है, संभाव्य, लेकिन आदित्य चित्र बना रहा होगा, संदिग्ध होगा, ठीक है, संदिग्ध, फिक्स नहीं है। चलिए, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी जस्ट आए हैं, है ना, लेकिन आए हैं, हो चुका वो काम, आने का नतीजा हो गया ना, नतीजा पूरा हो गया, चुनाव का नतीजा आया है, खत्म हो गया काम, भूतकाल में बात, भूतकाल में भी कौन सा, अभी जस्ट फिलहाल ही वो काम खत्म हुआ है कि अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आसन भूतकाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है, लोक, यह लतिका भी भर आई, लहो, लो, यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मानवीय कर्ण अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, बताइए। लो, यह लतिका, यह लतिका मतलब लता, भी भर लाई मतलब पानी भरने की बात कर रहे हैं, मधु मुकुल नवल रस गागरी, जैसे कोई स्त्री पानी का घड़ा भर के लाती है, उसी प्रकार ये लता भी पानी भर के लाई है, मतलब जहाँ पे प्राकृतिक घटनाओं को मानवीयता रूप दी जाती है ना, या प्राकृतिक घटनाओं को मानवीय रूप दे दिया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं को मानवीय रूप दे दिया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। बोलते हैं ना अपन, दीवार के कान होते हैं, धीरे बोलो, दीवार के कान होते हैं क्या, बोलते हैं, है ना, मेघ आए बड़े बन ठन के, तो मेघ क्या सूट बूट पहन के आता है, नहीं, ठीक है, तो वहां पे प्राकृतिक घटनाओं में जहाँ मानवीय रूप दे दिया जाता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा देना, है ना, किसी की उपमा देना, जैसे सा, सा, सी, से, जैसा, जैसी, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, चांद सी महबूबा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों पे रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राग है इनमें घेरा, तारीफ करूं क्या उसकी, ठीक है, यहाँ पे उपमा अलंकार। यमक अलंकार, एक से अधिक बार शब्द आए, उनके अर्थ भी अलग अलग आए, है ना, एक से एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार में किसी उपमेय उपमान में जानो मानो, ठीक है, उनमें होने की संभावना व्यक्त करते हैं, है ना, तुलना करते हैं जब, जैसे ऐसे शब्द कहाँ पे आते हैं, मनु, जनहु, जानो, मुख मानो चंद्र है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, मुख मानो चंद्र है, मानो मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार, है ना, मानने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 11। विशेष्य एवं विशेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है, कौन सा एक शब्द विशेष्य है, बताइए। विशेष्य एवं विशेषण,
विशेष्य एवं विशेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताना है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताते हैं ना, जिसकी विशेषता बताई जाए। और इन सब में एक शब्द विशेष्य कौन सा है बताइए? तीन शब्द विशेषण होंगे और एक शब्द हमारा क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य कौन हो सकता है? संज्ञा या सर्वनाम। या तो कोई संज्ञा होगी या सर्वनाम, क्योंकि हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और वही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम होगी जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष्य होता है। ठीक है, बताइए इनमें से सब में से विशेष्य क्या है? अपकारी। अपकारी क्या होता है? अपकारी एक विशेषण शब्द है। अपकारी क्या है? एक विशेषण शब्द है ना? क्योंकि अपकार, अपकार से क्या बना है? इसका अगर विशेष शब्द जाने, इसका अगर विशेष शब्द जाने तो अपकार होगा। अपकार से क्या बना है? अपकारी बना। अपकारी व्यक्ति, ठीक है, ऐसा बोलते हैं अपकारी व्यक्ति। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? विशेषण है। अपराधी, तो अपराध से बना है अपराधी। अपराध से बना है अपराधी, है ना? तो ये अपराधी आ गया, डायरेक्ट विशेषण हो गया ये विशेषण है ना, ये विशेषण है। और ये हमारा क्या है? विशेष्य है। ये भी हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। ये विशेष्य है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। आध्यात्मिक, तो अध्यात्म, अध्यात्म से बना है आध्यात्मिक। अध्यात्म से क्या बना है? आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक क्या हो गया हमारा? विशेषण। तो ये हमारा विशेषण है, विशेष थोड़ी है। ये हमारा क्या है? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि ये एक संज्ञा है। अनुभव, अनुभव क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। कौन संज्ञा है बताओ? अरे अनुभव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इससे क्या बनेगा विशेषण? तो अनुभवी, बोलते हैं ना अनुभवी आदमी, अनुभवी, ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा विशेष्य ही था। कौन सा विशेष्य था? अनुभव हमारा विशेष्य ही था। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कौस्तुभ मुनि देख रहे थे क्या? अगस्त मुनि कि मार्कंडे मुनि? मार्कंडे मुनि, है ना? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला, वीर, अल्लाह, गीतिका या कुंडलियां? बताइए। कामायनी की रचना है जयशंकर प्रसाद की, है ना? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी, महाकाव्य है ना, महाकाव्य कामायनी, इसकी रचना है ये। हिमगिरी के, चलो इसकी मात्राएं गिनते हैं ना। एक, 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 दो, दो, एक, 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 दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 13, 14। अच्छा, 14 मात्राएं हुई। अब 12 आना चाहिए, तो फिर कौन सा छंद मिल जाएगा, है ना? 14 मात्राएं हुई। दो, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11,
12 13 14 15, 14 12 होना चाहिए, 14 12 की अति है ना। देखो 14 आ रहे हैं, 14 12, तो ये हमारा गीति का छंद होना चाहिए, ठीक है। 14 12 की अति पर कौन सा छंद होता है? 11 14 12 26 मात्राएं, मतलब क्या होती है? गीति का छंद की, ठीक है। भेंट शिला की शीतल छा, 2 3 4 5 6 9 10 11 12। ठीक है, पर ये गीति का छंद का ही है ना। 14 12 की गति पर जो छंद होता है 26 मात्राओं के साथ गीति का छंद होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध रूप का चयन करना है। कुंभार, कुम्हार, कुम्हार या कुम्हा। बताइए इन चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए, पांच, फास्ट बताइए। देखो, कुंभकार से कुम्हार बना है, कुंभकार से क्या बना है? कुम्हार। लेकिन ये शुद्ध है। यहाँ पे इस प्रकार से कोई ये नहीं हो, कुम्हार नहीं होता है, कुम्हार बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है। कुम्हार ये सही लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ये है, लेकिन होना चाहिए ये तो कुम्हार, ठीक है। कुम्हार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? कुम्हार, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। कुंभकार हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कुम्हार, तद्भव शब्द। चलिए निम्नलिखित में से क्षर हरा का विलोम शब्द क्या है? क्षर हरा का विलोम शब्द क्या है? जटिल, सरल, थुलथुल, विजाति। क्षर हरा का विलोम शब्द क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से क्षर हरा का विलोम शब्द क्या है? जटिल, सरल, थुलथुल, विजाति। अब क्षर हरा का अर्थ आपको आना चाहिए सबसे पहले, है ना। क्षर हरा होता क्या है? क्षर हरा का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ही जानो, है ना। विलोम शब्द तो अपने आप मिल जाएंगे। दुबला पतला, क्षर हरा का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, दुबला पतला, ये ऐसे बोल सकते हैं, पतला ही बोल दो, है ना। अब इसका विलोम बताइए। जटिल, सरल, थुलथुल, विजाति। बोलते हैं ना, थुलथुला शरीर, बड़ा मोटा शरीर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छछरा का विलोम थुलथुल, क्या हो जाएगा? थुल थुल, मोटा। चलिए, हाँ मोटा है या भारी समझ लो, ये हल्का हो गया छरछरा, ये भारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। मुसीबत, संपत्ति, विपत्ति, आपत्ति, आपत्ति, है ना। तो असंगत बेमेल शब्द शब्द का चयन करना है। तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, है ना। मुसीबत, संपत्ति, विपत्ति, आपत्ति। बताइए क्या होगा? देखो, मुसीबत, विपत्ति, आपत्ति, ये तीनों तो समान लग रहे हैं। संपत्ति अलग होता है, संपत्ति मतलब धन, वैभव, लक्ष्मी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से चतुर्दश का तद्भव शब्द क्या होगा? चतुर्दश का
तद्भव शब्द। चतुर्दश मतलब ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है ना। इसका हमको तद्भव शब्द चाहिए। बताइए, 40, 14, 24, चतुर्दश। देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना परिवर्तन के हम हिंदी में यूज करते हैं, वो क्या होता है? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिसका समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ, जिन शब्दों में हमारी नानी दादी पर नानी, जिनको क्या ये शब्द बोलने में, संस्कृत के शब्द बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो उन्होंने अपने अनुसार कुछ शब्दों का क्या करा, उन्होंने तोड़ मरोड़ करके उन शब्दों को अपने हिसाब से बना लिया, है ना। कैसे बनाया? जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का उनको बोलने की थोड़ी दिक्कत आती है तो खेत कर दिया, क्षेत्र का खेत, है ना। पहले कर्पूर होता, बोला कपूर ही ले आ रहा है भाई, कपूर, है ना, कपूर ले आए, है ना। जैसे वानर, वानर का उन्होंने क्या कर दिया? बंदर है तो वांद्रो, है ना, बंदर है। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे दधी, है ना, दधी, तो दही कर लिया भैया, है ना। दुग्ध, दूध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तत्सम तद्भव शब्द बने हैं। तो चतुर्दश का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा B14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कोरी कल्पना करना है? किस मुहावरे का अर्थ कोरी कल्पना करना है? बताइए। हक्का बक्का रह जाना, हवाई किले बनाना, हाथ खाली होना, हथियार डालना। कोरी कल्पना करना, कोरी कल्पनाएं करते हैं जो व्यक्ति, बताइए। खाली हाथ होना, हथियार डालना, हक्का बक्का रह जाना। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पनाएं करना, आसमान से बातें करना, है ना, ऊंचा उठना। तो हवाई किले बनाना भैया, कल्पना में ही, जैसे मैं तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। हवाई किले बना रहा भैया तू, हवा में किले बना रहा। टूट जाते हैं, हवा में किले बने हुए, है ना। तो कोरी कल्पना करना अपने लिए तो नहीं है, चलो छोड़ो। निम्नलिखित में से लोकोक्ति दूध पिलाकर सांप पोसना का क्या अर्थ है? लोकोक्ति दी गई है, दूध पिलाकर सांप पोसना का क्या अर्थ है? योग्यता अनुसार कार्य न मिलना, शत्रु का उपकार करना, बदनामी हुई, बदनामी भी हुई, लाभ भी नहीं मिला, ऊपर से प्रेम दिखावा दिखाना, अप्रत्यक्ष से में हानि पहुंचाते रहना। बताइए, दूध पिलाकर सांप पोसना। शत्रु का उपकार करना बिल्कुल सही आ रहा है ना। भाई दूध पिलाकर क्या करना? सांप पोसना, शत्रु का उपकार करना, क्या करना? शत्रु का उपकार करना। बी इसका राइट आंसर होगा, दूध पिलाओ शत्रु बढ़ाओ, है ना। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से शब्द युग्म आकार आकर, आकार आकर के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आ का र, या आ क र, आकार और आकर, आंठी उठली, और तथा, उत्कच कंचा, आकृति खा। बताइए। खान मतलब ये खान लिख लो।
आकार, आकार मतलब होता है, आकार मतलब आकृति, समझते हो आप? आकार मतलब किसी का आकार देना, आकृति देना, समझते हो ना इतना तो? तो आकार का क्या हो जाएगा? आकृति। और आकर का मतलब क्या होता है? खान, ठीक है? तो डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20, नीचे दिया गया वाक्य निम्न में से किस कारक का सही उदाहरण है? घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं हो जाता। घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं होता, इसमें कौन सा कारक है वो पहचानना है ना? कारक कितने होते हैं हमारे हिंदी में? कारक कितने होते हैं बताइए? कारक, कारक नहीं, कारक। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को, और कारक को पहचानने के लिए उसके परसर्ग होते हैं, उसकी विभक्ति चिन्ह होती है, कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है? अब इनको पहचानना है। जैसे कर्ता को, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध काक के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है? ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। कारक भी होते हैं हमारे 8, और उसके चिन्ह से हम उनको पहचानते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं हो जाता, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, या करण कारक है? बताइए। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, है ना? अपादान का चिन्ह क्या होता है? से, और किसी चीज से अलग होने के अर्थ में, से अलग, ठीक है? अब यहाँ पे अधिकरण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर, तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर, ठीक है? अधिकरण में पर मतलब ये किसी स्थान को बताता है ना, कि इस स्थान पर, जैसे बालक छत पर खड़ा है, तो छत पर खड़ा है किसी स्थान को बता रहा है, ठीक है? तो में पर क्या होता है? किसी स्थान को बताना। संप्रदान का, संप्रदान को के लिए, है ना? इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। करण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से इसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन किसी के द्वारा के अर्थ में, ठीक है? के द्वारा के अर्थ में, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, लेकिन यहाँ किसी से अलग होने के अर्थ में, और यहाँ से किसी से जुड़ाव के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। बताइए यहाँ पे घोड़े पर चढ़ने वाला पर आया, किसी स्थान को दर्शा रहा है कि भैया घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं होता, ठीक है? तो ये किसी पर आया ना, तो अधिकरण कारक होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? अधिकरण कारक। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21, निम्नलिखित में से शब्द युग्म आसक्त आसक्त के सही अर्थ भेद का चयन करना है। आसक्त आसक्त के सही अर्थ भेद का चयन करना। शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, है ना? उच्चारण समान होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। बताइए। उत्कच, गंजा, लिप्त, सुस्ती, आनंद, निकट, आहूत, भुलाया हुआ। वो उसकी शक्ति से आसक्त है, बोलते हैं वो उसकी शक्ति में आसक्त है, वो उसमें लिप्त है ना? क्या होता? वो उसमें लिप्त है, वो उसकी आसक्त ऐसी है ना? हरकत, वो बोलते हैं सुस्ती। तो इसका आसक्त का मतलब होता है लिप्त, और आसक्त का मतलब होता है सुस्ती। तो डी बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी फॉर बॉल। चलिए बढ़ते हैं 22 पे। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? बताइए इनमें से सबसे संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताओ। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं बताइए? ये है, हाँ है, ये है, हाँ है, ये है, नहीं है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न होना था, है ना? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है वो बताओ। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? च, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन मतलब दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, है ना?
इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो क्ष किससे मिलकर बना है, क और श से, त्र तो त और र से, ज्ञ तो ज और य से मिलकर बना है, स्र तो स और र से मिलकर बना है। तो ये तो हमारे तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो 22 का डी राइट आंसर होगा। बाईस का डी। चलिए बड़े आगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी, अंतर्धान, उद्देश्य या निर्दोष। देखो अंत्याक्षरी मतलब अंत प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी मतलब अंतिम, अक्षरी मतलब अक्षर से खेले जाने वाला खेल, अंत्याक्षरी कहलाता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। अंतर्धान होना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उद्देश्य नहीं लिखा हुआ है ना, यह शुद्ध है क्योंकि उद्देश्य, उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है, ठीक है। निर्दोष भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध क्या लिखा हुआ था, उद्देश्य, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वाक्य, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, किस क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई किस क्रिया का उदाहरण है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़वाई। अरे भैया पढ़ाना क्या है यहाँ पे, क्रिया है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया पर प्रश्न पढ़ो, है ना। कि अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई। अध्यापक ने क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। क्या और किसको का उत्तर मिलता है ना। क्या और किसको का उत्तर मिलता है, तो क्या का जो उत्तर मिला वो क्या मिला, हिंदी मिला। किसको का उत्तर मिला, छात्रों मिला, है ना। तो यहाँ पे एक तो हिंदी क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। और ये क्या हो जाएगा, गौण कर्म। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं। वह क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले संपन्न हो चुकी है। एक कर्ता क्या करता है, एक क्रिया को संपन्न करके दूसरी क्रिया करने लग जाता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खाकर पानी पी रहा हूँ, तो मैंने खाना खा लिया है, वो पहली क्या, पहली वाली क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, मोहिनी नाच कर सो गई, मोहिनी नाच कर सो गई। तो सोने का काम क्या है, अभी का काम है ना। वो उसके पहले उसने क्या करा, नाचने का काम किया। तो मोहिनी नाच कर, तो नाच कर जो काम हुआ वो पूर्वकालिक क्रिया था। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जो कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, किसी अन्य को काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना। समझ आई, प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो। उसके बाद नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से कोई धातु क्रियाएं बनाती है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कोई धातु क्रियाएं बनाती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, है ना,
हाथ से हथिया ना बना, लाज से लजिया ना बना, शर्म से शर्मा ना बना। ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी हो यहाँ तक तो बताइए। किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। समय होता है आज का समाप्त। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मिलते हैं कल की कक्षा में इसी टाइम 5 से 6 आपके बीच उपस्थित होकर एक धमाकेदार सेशन के साथ। तभी तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या। हाँ, ठीक है।